डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएल प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र तरीका बातचीत है, क्योंकि किसी भी टकराव के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके को वापस लेने संबंधी हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। भारत को पाक से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि पाक ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को तबाह कर रही है। बीजेपी धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एटम बम पाकिस्तान का, और चेतावनी जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दे रहे हैं, इसे एक तरह से मशवरा समझा जाए, इसे सलाह समझा जाए या इसे डर समझा जाए, आज इसी को हम जेकेएल प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश करेंगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ रतनलाल गुप्ता साहब हैं, जो जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है रतनलाल गुप्ता जी सर आपका। और मेरे साथ एक और खास मेहमान ब्रिगेडियर धीमान जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर धीमान जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएल में। कुछ देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं शुरुआत रतनलाल गुप्ता जी आपसे ही शेयर करना चाहूँगा। किस तरह से देखा जाए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया है, एटम बम वाला बयान हो, पाकिस्तान को लेकर जो उन्होंने बातचीत को लेकर जो बयान दिया है, या फिर बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। शुरुआत हम पाकिस्तान से करते हैं रतनलाल गुप्ता जी। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कोई डर सता रहा है, या बार बार बातचीत करने की वकालत आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों करते हैं? देखिए, इसमें बड़ी साफ बात है जी। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब कश्मीर में आए जी, तो उन्होंने ये कहा था कि साहब, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो हमें डॉक्टर साहब हमेशा यही बात कहते हैं कि साहब, हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। जब आप किसी को धमकी देने की कोशिश करेंगे तो वहां से जवाब भी उसी रंगत में आएगा, उसी आवाज में आएगा। तो डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि साहब, आप ये जो कहते हैं बार बार पाकिस्तान को हम पीओके को जबरन लाएंगे या जैसे भी लाएंगे, हमला करके लाएंगे, वो हमारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात जो आप धमकी दे के बात करें, तो डॉक्टर साहब ने हमेशा यही कहा कि आपको दूसरे पाकिस्तान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उनके पास भी आइटम बम है, और लड़ाई जो है वो बुरी होती है, वो अच्छी बात नहीं है। आपने 65 की लड़ाई करके देख ली, आपने 71 की लड़ाई करके देख ली, आपने 47 की देखी। तो सवाल ये है कि भाई लड़ाई के बाद क्या होता है। आपने 65 की लड़ाई की और अल्टीमेटली टेबल पे आए बातचीत करने के लिए, और ताशकंद में बात हुई जी। तो बातचीत से ही मसले सुलझे। इसी तरह 71 की 71 की जब लड़ाई हुई तो शिमला समझौता हुआ, वो भी बातचीत से हुआ। गोल मतलब टेबल पे आके बात की। तो डॉक्टर साहब ने हमेशा यही बात कही है कि साहब, ये लड़ाई करने से नुकसान होता है, दोनों तरफ का होगा। ये नहीं कि भाई इंडिया का होगा और पाकिस्तान का नहीं होगा, उसका भी होगा।
जो बॉर्डर स्टेट है खासकर जम्मू कश्मीर, ज्यादा से ज्यादा नुकसान इस स्टेट का होगा, यहां के लोगों का होगा। आप देखते हैं कि लड़ाई अच्छा नहीं है। आप रशिया के साथ आप लग रहा है लड़ाई चल रही है, क्या हालत बनी हुई है। गाजा की देखिए आप क्या हालत बनी हुई है। तो उनका एक ही मकसद है और बड़ा साफ गोल तरीके से उन्होंने कहा कि साहब ये लड़ाई जो है वो इसका हल नहीं है। लेकिन रतनलाल गुप्ता साहब, रतनलाल गुप्ता जी, सर ऐसा तो है नहीं कि बातचीत की कोशिश नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं बातचीत करने के लिए। एक मिनट जी जी, देखिए चाइना के साथ, चाइना है 19 बार आपने बातचीत की उसके साथ, झगड़ा चल रहा है ना चाइना के साथ हमारा। तो चाइना के साथ जब 19 बार बात हो या 20 की भी सोच रहे हैं कि हम करेंगे, तो इसमें हर्ज क्या है। आप बात करके देख सकते हैं कि साहब हम अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि साहब मसला हम बातचीत भी करना चाहते हैं। अगर एक अच्छे ढंग से हमने ये कहते कोई जबरन कोई बात है नहीं, एक अच्छे पड़ोसियों की तरह अगर बातचीत हो तो कोई हल नहीं है। और डॉक्टर साहब का भी यही मुद्दा है कि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं है। अल्टीमेटली बात जो है बनेगी वो बातचीत करने से। लेकिन मैं रतनलाल गुप्ता जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान कार्तिक चोपड़ा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिक चोपड़ा जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं रतनलाल गुप्ता जी सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या बोली और गोली एक साथ चल सकती है। आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो कभी पुलवामा सामने आता है, कभी करगिल आपके सामने आता है, कभी उड़ी आता है, कभी पुंछ आता है, कभी श्रीनगर में अटैक होते हैं। तो गोली और बोली क्या साथ चल सकते हैं? और ऐसा नहीं कि बातचीत करने की कोशिश नहीं हुई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में आप बात कर लीजिए या नरेंद्र मोदी जी के दौर में बात कर लीजिए, बात करने की कोशिश हुई है, बात हुई है। मैं दिमाग दिया रहा हूं। वाजपेयी जी तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वाजपेयी जी भी एक हमें बातचीत तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर चाइना के साथ जब मुशर्रफ ने जंग छेड़ी हिंदुस्तान के साथ कारगिल के जमाने में, तो उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान ने दिया। बिल्कुल, उस जवाब के बावजूद अगले 2 साल बाद मुशर्रफ फिर आए हिंदुस्तान बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान जो है बातचीत करने की बात करता रहता है। डॉक्टर साहब की जहां तक बात है, जब उनकी दाल दिल्ली से नहीं गलती तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं। इनका ये पुराना है, ये मसला कोई ट्राइपाइट्राइट नहीं है, ये इश्यू ऑलरेडी सेटल्ड है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सेटल कर रखा है ऑलरेडी। जो एब्रिगेशन है कंप्लीट है। और सबसे पहले डॉक्टर साहब को पूछा जाए, वजीर आजम जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था उसको रिड्यूस करके चीफ मिनिस्टर किस जमाने में हुआ था? 50 के दशक में हुआ था। तो ये 370 का जो मुर्दा, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी लेके, इसका जनाजा लेके घूमते रहते हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, इनको तो पूछना चाहिए ये किया क्या इतने साल। जी रतनलाल गुप्ता जी, देखिए यही सवाल मैं कर रहा था। जो बात यहां पर ब्रिगेडियर धीमान ने बताई कि बातचीत करने की तो कोशिश हुई है, लेकिन नतीजा क्या हुआ, नतीजे में मिला क्या? अबू भाई मैंने अभी बात नहीं करी है। नहीं, इसका आप बताइए क्या हाल है इसका। मैं लड़ाई करने से आप समझते हैं कि हाल हो जाएगा? हाँ। मुझे एक बात बता दीजिए कि भाई क्या आप समझते हैं कि इस मसले को सुलझाने के लिए हम लड़ाई करें तभी मसला सुलझेगा? ये बात नहीं है। बात यह है कि हमने कोशिश करनी चाहिए, मतलब बातचीत। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि कोशिश की गई है। बातचीत ब्रिगेडियर धीमान जी, हम तो ये कह रहे हैं चाइना जी बोल सकते हैं। ये हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, मुझे समझ में ये नहीं आ रही ये किस बात की क्या बात करना चाहते हैं कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहुत तबाही होती है। ये एक सीधा सीधा हमला है, भारत की जो प्रभुत्व है, सॉवरेंटी है, उसके ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसके अगेंस्ट बोला है। उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस को क्वेश्चन किया है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। चाहे पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, हमें मालूम है, उसको हमने कैसे काउंटर करना हमें मालूम है। और हमने ये 75 साल तक एक ड्रामा किया है। रतनलाल जी पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एनसी का चश्मा चढ़ा हुआ है। इनको समझ में नहीं आती है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। और ये है भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले, इनके इंटेलिजेंसी के क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, उसके बारे में अनबिग है टोटल। अभी जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, मैं आपको ये बताता हूं, फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो कश्मीर में स्टेटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कम्युनल। जम्मू में आते हैं वो जाते हैं रैशनल, दिल्ली में हो जाते हैं वो होते हैं नेशनल। तो ये उनकी एक सिफ्त है कि उनको स्टेटमेंट बरगलानी आती है।
परंतु यहाँ जो इश्यू है वो इस वक्त ये है कि उन्होंने एक भारत की जो कैपेबिलिटी है, चाइना को हमने, हालांकि चाइना की हमसे बड़ा मुल्क है, आर्म फोर्सेस ज्यादा ताकतवर है, हमने उनको भी दबा के रखा हुआ है। पाकिस्तान को हम किसी गिनती में नहीं लेते और ये पाकिस्तान से डरते हैं। और इनको, मुझे ये दूसरी बात ये बताइए कि जब 1994 में वो पार्लियामेंट के अंदर सर्वसम्मति से बिल पास हुआ था कि गिलगित बाल्टिस्तान पीओजे के वापस लिया जाएगा, तो उसमें फारूक साहब ने कहां वोट दिया था? कोई नेगेटिव वोट था उस वक्त? तो ये सब इलेक्शन के बातें हैं, लोकल पॉपुलेशन को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, जिसमें फारूक साहब काफी माहिर हैं। परंतु आज हम उनके बारे में जान चुके हैं और ये कहना कि उससे तबाही होती है, ये आज तक क्या दुनिया में क्या। रतनलाल गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान सुरेंद्र अंबरदार जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी रतनलाल गुप्ता जी, बहुत जल्दी से आप अपना जवाब दे दीजिए। जो बात धीमान साहब कह रहे थे कि जब चुनाव आते हैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान क्यों याद आता है? मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि ब्रिगेडियर साहब तो एक आर्मी के फोर्सेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमेशा आर्मी फोर्सेस को तो सल्यूट करती है। किसने कहा, कब कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद हम आर्मी फोर्सेस के खिलाफ हैं या आर्मी फोर्सेस को हम डिग्रेड करना चाहते हैं? किसने कहा आपने? ब्रिगेडियर साहब, ये बातें आप रखिए अपने पास। लड़ाई हमें हम कहते हैं कि हमें लड़ाई नहीं है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं आप? जम्मू वाले शिकार हैं, तो आपको वो शिकार होना लगता है, आपको उनकी डोमिनेंस लगती है, आपको लगता है कि आप सेंट्रिक लीडरशिप जो डायनेस्टी है इनके नीचे रहे, कि आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, आप एंटी डोगरा। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से अंबरदार जी को और कार्तिक जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से आ रहा हूँ। रतनलाल जी और ब्रिगेडियर धीमान जी, मैं आ रहा हूँ। मैं दोनों लोग के पास दोबारा से आ रहा हूँ। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को कैसे देखा जाए? चाहे पाकिस्तान पर दिया हुआ उनका एटम बम वाला बयान हो, या फिर वो ये कहते हैं कि बीजेपी चुनाव के वक्त देश के माहौल को बिगाड़ रही है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की टेरिटरी 78,000 स्क्वायर किलोमीटर को ऑक्यूपाई किया है, जिसमें उन्होंने 37,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को गिफ्ट किया है। और ये पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली पिछले 70 साल से हमला करके, युद्ध करके और पिछले 35 साल से प्रॉक्सी वार करके जम्मू कश्मीर को एक वायलेंस खड़ी की है। और अब जब ये बात आती है कि जो पाकिस्तान ने इलीगली जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ऑक्यूपाई किया है, उस पे भारत ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है। हालांकि कांग्रेस उस पे कुछ एक्शन नहीं की थी। वो एक तो फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस से पूछे कि वो जो यूनानिमस रेजोल्यूशन था वो कांग्रेस के दौर में ही पास हुआ था, वो नरसिम्हा राव जी के टाइम में ही पास हुआ था। और कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एलाय है। पहले तो उनसे ये पूछे कि जरा उनकी व्यू क्या है उस यूनानिमस रेजोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा कि हमको ये भी देखना है कि जो मुजफ्फराबाद जो क्षेत्र है उसमें पाकिस्तान ने जो डेमोग्राफिक चेंज किया है, जो गिलगित बाल्टिस्तान में जो छोटे छोटे बेसिक एमिनिटीज उन लोगों के पास नहीं है। अगर अब भारत सरकार जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक शुरुआत कर रही है, और उसमें भी जो अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया उसने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम कोई युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद ही भारत के साथ मिलेंगे और जम्मू कश्मीर के लोग उनका स्वागत करेंगे। तो इसमें जो फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है ये पॉलिटिक्स, राजनीति से प्रेरित है। और अभी जो जम्मू कश्मीर में 3 पार्लियामेंट असेंबली सेगमेंट्स पे काम हो रहा, ये अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें वोटरों को बेवकूफ बनाने के लिए स्टेटमेंट है। अदरवाइज फारूक अब्दुल्ला साहब ये क्लियर करें कि जो ये पाकिस्तान के साथ बात करने की बात कर रहे हैं, पीओजे के बगैर और कौन सी बात करनी है? मैं रतनलाल गुप्ता जी आ रहा हूं, सर आ रहा हूं। के बगैर और कौन सी बात करनी है? रतनलाल गुप्ता जी मैं आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। मैं जल्दी से, कार्तिक बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कार्तिक जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है जी। हाँ कार्तिक जी, ये जो परमाणु बम की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, एटम बम की बात हो रही है, पीओके की बात हो रही है, चुनाव के वक्त इस तरह की बयानबाजी को किस तरह से देखा जाए?
जब फारूक साहब का दिल्ली में दाल निकलता ना तो इनको पाकिस्तान की याद आती है जी। इनको पाकिस्तान परमाणु बम याद आते हैं, इनको याद आता है कि जंग नहीं होना चाहिए पर शांति होनी चाहिए। तो क्यों नहीं अपने पाकिस्तान में जो इनके दोस्त बैठे हुए हैं उनको जाके बोलते ये जो डे टू डे आप कभी ये टेररिस्ट अटैक कराते हैं जम्मू कश्मीर में, इसको बंद कराइए। और दूसरा जो डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि डिमांड अगर आएगी री इंटीग्रेशन विद इंडिया पीओजेके का और गिलगित बाल्टिस्तान का, तो ये तो हमारे देश का जवाब है पाकिस्तान को, जो बार बार कहता था कि रेफरेंडम होनी चाहिए हमारे कश्मीर में कि वो कहाँ जाना मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो एब्रोगेशन था वो बिल्कुल लीगल और जायज था। बार बार ये एनसी पीडीपी ये सारे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ये 370 का ये हुआ लेके अभी तक इसके बारे में बात करते हैं। 370 को तो इन्होंने सन 50 के दशक में मार दिया था जब इन्होंने वजीर आजम जम्मू कश्मीर के पोजीशन को चीफ मिनिस्टर तक खींच के ले आए नीचे। उसके बाद तो इनकी तो मिले सरकारों ने धीरे धीरे कर करके 370 का टोटल खत्म किया। तो ये 370 के बारे में बात करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुड वापस आए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन होंगे सितंबर तक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शांति रखे, बहाल करे ताकि हमारे इलेक्शन हो पाए। हम चाहते हैं कि जो पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जस्टिस संजय किशन कौल ने जिक्र किया था अपने इसी जजमेंट में, ताकि जो गिले लोग की वो कहीं एक जायज किसी प्लेटफॉर्म पे वो एड्रेस करी जाए। हम चाहते हैं कि पूरे कश्मीर वादी के जो झेलम नदी है उसकी ड्रेजिंग हो ताकि उसके फ्लड चैनल साफ हो, ताकि जब 1.5 दिन रतनलाल गुप्ता जी, हमको तो ये ठीक है। रतनलाल गुप्ता जी देखिए कई सवाल यहाँ पर सुरेंद्र अंबरदार जी ने भी उठाए, कार्तिक जी भी कई बातें कह रहे थे। क्या महज चुनाव में फायदे के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस तरह की बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं? देखिए अंबरदार, देखिए जहां तक चुनाव का तल्लक है, कश्मीर वैली के अंदर तो चुनाव यकतरफा है। तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये लंबरदार जी जो बात कर रहे हैं ये तो मैदान में ही नहीं है, ये तो पहले ही भागे हैं। तीनों की तीनों सीटों में कहां खड़े हैं वो, मतलब बारामूला में खड़े हैं ये, या श्रीनगर में खड़े हैं, या अनंतनाग में खड़े हैं। इनको तो बात करनी नहीं चाहिए वोटों के मुतालिक। ये तो एक बड़ी क्लियर बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से रिश्ता क्या है? तीनों की तीसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान से रिश्ता क्या है? गुप्ता जी ये बताइए, मेरी बात पूरी पाकिस्तान से क्या रिश्ता है आपका? नहीं, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत से बात करे, क्योंकि जिन मुजफ्फराबाद में और गिलगित बाल्टिस्तान में जो जिस प्रकार से उन लोगों ने कॉलोनीज खड़ी कर दी है, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान की कॉलोनी है। अगर वो लोग भारत में वापस आना चाहते हैं, और फारूक अब्दुल्ला साहब को क्या, फारूक अब्दुल्ला साहब की क्या ऑब्जेक्शन है? अगर गिलगित बाल्टिस्तान के लोग, अगर मुजफ्फराबाद के लोग भारत में वापस आना चाहते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब को क्या ऑब्जेक्शन है? गुप्ता जी, फारूक अब्दुल्ला साहब को बताइए ना कि पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी है। पाकिस्तान के साथ अगर ये बात करनी है कि गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद वापस आ जाए तो खुलकर बोले ना, शर्म किस बात की है? अगर तो पाकिस्तान से अगर आप इलेक्शन में जीत रहे हैं तो पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान से क्या रिश्ता है गुप्ता साहब आपका? आपका पाकिस्तान से क्या रिश्ता है साहब? हम तो चाहते हैं, मुझे देखिए बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। मैं धीमान साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, कार्तिक जी आपके पास भी आ रहा हूँ, और मैं रतनलाल गुप्ता जी आपके पास भी आऊंगा। आप क्योंकि आपको मैं समय ज्यादा दूंगा, सबके सवालों के जवाब आपको देना है, मैं इस पर लौट कर आऊंगा। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे।
तो न्यूज 18 JKLH में आज हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान है इसे धमकी समझा जाए या फिर मशवरा समझा जाए। इसी को आज हम JKLH प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैं धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। धीमान जी, कई सवाल इस तरह की बयानबाजी पर देखिए कई सवाल उठते हैं कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भारत की ताकत पर भरोसा नहीं है, या फिर बातचीत की बार बार वकालत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों करते हैं, और जो टाइमिंग है, चुनाव का जो वक्त है, इस पर भी ये सवाल उठते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि भारत की जो मिलिट्री माइट है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रही है और पाकिस्तान उससे डेफिनेटली डरता है। फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान की हिमायत करके हमको एटम बम का नाम लेके डरा रहे हैं अपनी लोकल पॉपुलेशन का। मैं डिफेंस एक्सपर्ट हूं, आर्मी में रह चुका हूं, आर्म फोर्सेस में। मैं जानता हूं उस एटम बम की क्या अहमियत है, और उसकी अहमियत मैं आपको सिर्फ एक छोटे से वाक्य से बताऊंगा। 99 के आसपास एक दिन अमेरिका ने, वाजपेयी साहब के पास फोन आया रात को कि पाकिस्तान कल आपके ऊपर परमाणु हमला करने वाला है, आप कुछ प्रिकॉशन लीजिए। उनका वाजपेयी साहब का बयान था कि जवाब था कि मैं सोने जा रहा हूं, पाकिस्तान को यह बता दीजिए अगर उसने परमाणु हमला किया तो कल सुबह दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का निशान नहीं होगा। ये हमारी काबिलियत थी। 1999 की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारे परमाणु टेस्ट करने के बाद हम पे सैंक्शन थी उस वक्त। तो अब अगर फारूक साहब ये कहना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बोला है, फारूक साहब जो है श्रीनगर में कुछ बयान देते हैं, जम्मू में कुछ देते हैं, दिल्ली में कुछ देते हैं। ये उनकी बल्कि हरकत है। और ये वाला जो बयान है, ये मैं इसको बोलता हूं डायरेक्टली अटैक है भारत की मिलिट्री माइट के ऊपर, डाउट है उसके ऊपर, जो एक गलत सिस्टम देता है। बाकी दूसरा आपने बताया कि वो इलेक्शन की बात चल रही है। इलेक्शन में अगेन भोले वाले लोगों को परमाणु बम का दम दिखा के, उसका डर दिखा करके वो करना चाहते हैं। पर फारूक साहब से ये पूछिए कि कितने टेररिस्ट उन्होंने भेजे थे 87 में ट्रेन करने के लिए। मेरे पास प्राइमरी सोर्स है जो बताएगा कि फारूक साहब ने बोला था मैं भेज रहा हूं, और किसके लिए भेज रहा हूं वो भी बता सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें एंटी नेशनल करनी है, लोगों को बरगलाना है और दिल्ली में आके यही बात पलट के नेशनलिस्टिक करनी है, ये उनकी बात, उनकी एक फितरत है। रतनलाल गुप्ता जी, जी रतनलाल गुप्ता जी, फारूक अब्दुल्ला साहब इस तरह का बयान आखिर क्यों नहीं देते कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, पाकिस्तान पहले सुधर जाए और उसके बाद बातचीत तो हो। देखिए जी देखिए, ये बड़ी साफ बात है। हमेशा सुजेस्ट कर रहे हैं, सुजेस्ट देते हैं कि साहब ये कोई धमकी वाली बात जो बार बार ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि धमकी की बात है, मुझे समझ नहीं आ रही ये कहां से धमकी हो गई। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, तो क्या भारत ने चूड़ियां पहन रखी हैं? सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं बार बार कि भारत की हमारी जो फोर्सेज है वो कमजोर है। कौन कहता है? दुनिया की मानी हुई हमारी फोर्सेज है और हमें उस पर गर्व है। आप क्या कहते हैं कि फौज को यहाँ ला रहे हैं? उनका हमेशा यही बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही कहना है, डॉक्टर साहब का यही कहना कि साहब जंग किसी चीज का हल नहीं है। बार बार हम यही कहते हैं कि जंग जो है चाहे छोटी हो, आपको 65 का पता है, 71 का पता है। उन माताओं, उन बहनों से पूछिए जिनके 100 उजड़ गए, जिनके कलाई बहनों के भाई चले गए, जो बच्चे अनाथ हो गए। आप साथ नहीं देना चाहिए, उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं आपको उनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, वन बाय वन। ठीक है, सुरेंद्र अंबरदार जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं रतनलाल गुप्ता जी आ रहा हूं। गुप्ता जी मैं आ रहा हूं। देखिए सुरेंद्र जी कुछ सवाल कर रहे हैं जी। गुप्ता जी से पूछिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान से पूछे कि उन्होंने 71 की जंग क्यों की, 65 की जंग की क्यों की, उन्होंने पिछले 35 साल में यहां दर्जनों टेररिस्ट आउटफिट्स क्यों भेजे, उन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, अल बरक, अल उमर, अल मुजाहिदीन, इतने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, कश्मीरियों को मारने के लिए क्यों आप ये किए? फारूक अब्दुल्ला उस बात को लेकर पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं कर रहा है। वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, इसका मतलब वो पाकिस्तान का समर्थक है। वो पाकिस्तान से कोई वो कोई एडवाइस नहीं दे रहा है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर थे, अगर उनको एडवाइस देना था तो पार्लियामेंट में दे रहा था। वो धमका रहे हैं उनको भारत के इंडियन स्टेट के जो सिक्योरिटी माइट है, जो इंडियन आर्मी फोर्सेस की जो माइट है, उसका अंदाजा नहीं है। अभी जो स्टेटमेंट ब्रिगेडियर साहब ने दिया वो 2009 का दिया है, ये 1998 का दिया है, 99 का दिया है, आज 2024 है।
हिंदुस्तान की क्या? सिक्योरिटी माइट, हाँ, छोटू हिंदुस्तान साहब का तभी कह रहे इकोनॉमिक हैं। माइट कितना बढ़ 10 गया, साल उस से हिसाब आपने से किया क्या? पाकिस्तान एक मुझे फेल्ड आप बता स्टेट दीजिए है। ना। फारूक अब्दुल्ला साहब 2014 में एक आप फेल्ड हुकूमत में स्टेट बैठे के लिए वो वॉच कर कभी रहे हैं, रोका वो किसी वकालत ने? कर रहे हैं। ये एक नहीं, गंभीर रोका विषय किसी ने है। आपको चलिए ठीक है, गंभीर मैं विषय। ठीक है, ठीक है। अरे मैं कार्तिक जी मेरी आवाज आ रही क्या रहे है? हैं? कार्तिक जी, आपको बिल्कुल आ रही है इस जी। चुनाव के बीच में पाकिस्तान को बार बार लाना, पीओके को लाना और इस तरह से ऐसा नहीं लगता कि बहुत शर्मनाक है इस तरह की कि आप दूसरे मुल्क की, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमेशा नापाक हरकतें करता रहता है, शरपसंदी करता रहता है, आप उसकी वकालत करते हैं? तो क्या वाकई में चुनाव में भी अपना फायदा और नुकसान देखकर इस तरह की बयानबाजी की जाती है? ये बिल्कुल अपना फायदा नुकसान माफ करेंगे देखकर ही आप, ये माफ करिए, एक बयानबाजी मिनट कर सर, रहे हैं। एक अगर मिनट। इनको कोई आप मुझे विश्वास ये नहीं बता है, दीजिए, ये तो चुप कहा रहिए। किसने? अगर ये तो इनको डिफेंस कोई मिनिस्टर विश्वास आया नहीं है। है ये हिंदुस्तान डिफेंस के मिनिस्टर संविधान साहब में आए और हैं जो ना। हमारा फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट उसका प्रोसेस जवाब दिया है, होगा। तो विड्रॉ करें अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन से। एक तरफ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करना, ये भारत के स्वाधीनता और संविधान के बिल्कुल विरोध इन्होंने बात कही है। इनको तो ही शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दिस। सेकेंडली, इनको पूछा जाए जब इनके जमाने में इनका राज था, कितने हजारों लाखों कश्मीरी मारे गए, पंडित मुसलमान मारे गए। ये जो मैं डिमांड कर रहा हूं कि जो पीस एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो जस्टिस कॉल ने कहा है का गठन हो, इस कमीशन का जल्द से जल्द गठन हो, इसको जुडिशियल पावर्स मिले, ताकि जितने हजारों केसेस हैं जो हुए थे इनके जमाने में, इसका हिसाब ये दे, पीडीपी दे, बाकी सारे ये लोग जो पावर में थे ये दे। हम कश्मीरी चाहते हैं यहाँ पे हमको एक नया लीडरशिप मिले। हम नए लीडर ढूंढ रहे हैं जिनका इनसे कोई लेना देना ना हो। भारत में नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे जब चुनाव हो रहे हैं और कश्मीर जब पीस की तरफ बढ़ रहा है। जी रतनलाल गुप्ता जी, जल्दी से सर, लास्ट कमेंट जल्दी से, बहुत जल्दी। रतनलाल गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, ये स्टेटमेंट आया कहां से? शुरुआत किसने की? ये स्टेटमेंट तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिया है। आप ये कह रहे हैं कि भाई फारूक साहब ने डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया। नंबर 2 सुनिए, डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, मेरे पास समय नहीं बचा है। बयानबाजी तो इलेक्शन के इस दौर में हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब इस बयानबाजी का फायदा कौन उठाता है? पाकिस्तान को घसीटकर आप अपने चुनाव में नफा नुकसान हासिल करना चाहते हैं, तो क्या जनता इस तमाम चीजों को देख रही है और क्या इसका फायदा या नुकसान आप उठा पाएंगे आने वाले दिनों में, और कौन इसका फायदा या नुकसान उठाएगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी ये बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए रतनलाल गुप्ता जी, सुरेंद्र अंबरदार जी, कार्तिक चोपड़ा जी और ब्रिगेडियर धीमान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। जल्दी जल्दी चाय